हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ डेली डोज ऑफ वोकैबुलरी जो हम करते हैं रात को 9 बजे। जी हाँ, तो आपको रात को 9 बजे आना है। और अगर आपको बनना है एक अच्छा स्पीकर, अगर आपको बनना है एक अच्छा राइटर, या आपको कहीं भेजनी है कोई चिट्ठी या ईमेल या फिर कोई देनी है प्रेजेंटेशन, तो वोकैबुलरी वर्ड्स आपके लिए होने चाहिए बहुत अच्छे। और उन्हीं वोकैबुलरी वर्ड्स को अच्छे से और एक मज़ेदार ढंग से याद करने के लिए ही मैं लेके आता हूं आपके सामने ये सेशन जिसका नाम है 10 on 10 रैपिड फायर विद योर आशु भैया। तो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैमन आछो का सकाए और जय हिंद जय भारत के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि पेपर करना है हमें क्लियर, क्लैट, एलिट और CUET PG, CUET UG, कोई भी पेपर अगर आपको क्लियर करना हो, SSC का, बैंकिंग का, तो ये वोकैबुलरी सेशंस आपको ज़रूर देखने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले वर्ड की तरफ। और पहला वर्ड हमारे पास जो है वो है ब्यूकॉलिक। ना ब्यूकॉलिक जो वर्ड है इसको हम याद कैसे करें अगर ये वर्ड आपके किसी पैसेज में आ जाता है। तो कई बार जब हम किसी कंट्री साइड की या रूरल एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ब्यूकॉलिक यूज़ करते हैं या फिर ब्यूकॉलिक थॉट्स के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन अगर इसको हमें याद करना है तो हम कैसे याद कर सकते हैं? ब्यूकॉलिक से हमने बनाया बुलक। जो बुलक कार्ट्स होती है ना, जो बैलगाड़ी जब जिसको हम बोलते हैं, तो वो बैलगाड़ी क्या होता है? बैलगाड़ी हमें ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है आजकल के ज़माने में? तो बुलक इज़ यूज्ड इन कंट्री साइड, तो हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। तो देयरफॉर अगर हम ब्यूकॉलिक वर्ड देख रहे हैं और उसको बुलक कार्ट से हम रिलेट कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग रस्टिक, समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू रूरल एरियाज, रिलेटिंग टू कंट्री साइड, उससे हम ब्यूकॉलिक बोल सकते हैं। So her house is in the bucolic town. Her house is in the bucolic town मतलब town is a noun. We are saying how is the town. So we are talking about the quality of it. And once we are talking about the quality of it, therefore the part of speech is an adjective. So her house in the bucolic town मतलब something that is countryside या फिर एक rural area में होगा, वहाँ पर उसका घर है, तो उसको हम बोलते हैं bucolic। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं हम। अगला वर्ड है स्टिग्मा। अब ये तो ऑलरेडी हमें पता ही है, वर्ड इजी सा वर्ड है ये हमारे पास कि हम इसको क्या बोलते हैं। तो व्हाट इज स्टिग्मा? स्टिग्मा इज जो हम एक हमारे सोशल स्टिग्मास होते हैं जिसको बोलते हैं कि अरे ये समाज के विपरीत है या समाज की सोच के अलग है, ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो स्टिग्मा इज टू लीव मा विद द स्टिक एट एन ओल्ड एज होम इज डिसग्रेसफुल। कि अब आप अपने किसी ओल्ड एज पेरेंट को छोड़ कर, आजकल देखते हैं ना हम कि उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, तो ये कितनी गलत बात है, कितनी डिसग्रेसफुल बात है। तो स्टिग्मा को आप याद कर सकते हो अ मार्क ऑफ डिसग्रेस, समथिंग दैट इज शेमफुल, an act which is considered not according to the society. Okay, it is not considered to be a good act, it is considered to be shameful, disgraceful, तो उसको बोलते हैं स्टिग्मा। सो किसी एक माँ को जो कि अभी स्टिक्स से चलती है, मतलब ओल्ड एज हो चुकी है, उसको आपने ओल्ड एज में छोड़ दिया। तो एज पर सोसाइटी मेंटल इलनेस इज अ स्टिग्मा, दैट इज ऑल्सो ट्रू। जैसे ही अगर आप कुछ अपनी मेंटल इलनेस के बारे में बात करते हो तो लोग बाग उसको एक स्टिग्मा मानते हैं। लोग बाग मानते हैं कि ओह ये क्या हो गया। या अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो ओह ये तो साइकोलॉजी पढ़ रहा है, साइको है, दिमाग में कुछ हो चुका है। ये सारे सोशल स्टिग्माज हैं, राइट? सो एज पर सोसाइटी मेंटल इलनेस इज समथिंग, all right, and when it is referring to something, therefore part of speech is a noun, therefore part of speech is a noun। and also stigma के आगे हमने एक आर्टिकल लगाया है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, ये एक नाउन है। ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं हम। अगला वर्ड है पेलूसिड। तो आप मुझे फटाफट से बताओ कि जो पहले दो वर्ड्स थे क्या वो आपको एब्सोल्युटली क्लियर थे, बिल्कुल समझ में आ गए जिस तरीके से मैंने आपको उनको समझाने की कोशिश करी? क्या अब आपको वो दोनों के दोनों वर्ड आसान लग रहे हैं? अगर हाँ तो आप उसके लिए बोल सकते हो ऑल क्लियर की जगह पे यू कैन यूज द वर्ड कॉल्ड पेलूसिड। पेलूसिड मतलब समथिंग दैट इज ल्यूसिड, ल्यूसिड इज समथिंग विच इज क्लियर, देयरफॉर पेलूसिड इज ट्रांसपेरेंट, क्लियर, इजिली अंडरस्टूड। कोई ऐसी चीज जो आपको आसानी से समझ में आ गई और बिल्कुल कहते हैं ना उस 100% क्लियर है चीजें, उसको हम बोलते हैं पेल्यूसिड। सो शी सॉ हर रिफ्लेक्शन इन द पेल्यूसिड लेक, मतलब तो लेक बिल्कुल जो कि क्लियर था, क्लियर वाटर, पानी बिल्कुल साफ था
जिसमें आपको अपना चेहरा दिखाई दे गया। दूसरा उन्होंने यहां पर बोला है द कॉन्सेप्ट्स अपीयर्ड एब्सोल्युटली पेलुसिड टू मी, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मुझे बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुके हैं, उनको बोलते हैं हम पेलुसिड। सो द कॉन्सेप्ट अपीयर्ड एब्सोल्युटली पेलुसिड टू मी, शी सॉ हर रिफ्लेक्शन इन द पेलुसिड लेक, लेक इज अ नाउन, वी आर सेइंग हाउ इज द लेक, सो देयरफॉर वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ लेक्स, ठीक है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहे हैं, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच इज एन एडजेक्टिव, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच इज एन एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, प्लकी। Now what do you mean by plucky? Plucky is किसी के गार्डन से फ्लावर प्लक करना नीड्स करेज। होता है ना कि भाई अगर आप किसी बगीचे से कुछ चीज तोड़ना चाहते हो और चुरा के आम खाना चाहते हो तो उसके लिए करेज चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां हो सकते हैं डेंजरस डॉग्स जो उसकी रखवाली कर रहे हो, वहां हो सकता है माली जो आपके पीछे डंडा लेके भागेगा, ठीक है ना। तो वो मूवी थी ना राजकुमार राव की, जिसमें ही बिकम्स अ कोच एंड उसने अपने दो बच्चों को बोला था कि जाओ टाप के उधर जाओ और आम तोड़ के लेके आओ, और वो जैसे ही आम तोड़ने उधर जाते हैं तो उधर से वो लोग मारने उनको डंडा लेके आ जाते हैं। सो उसके लिए हमें चाहिए करेज। तो व्हाट इज प्लकी? प्लकी इज समबडी हु इज करेजियस, ब्रेव, वैलरस। और मुझे तो इससे जो ना एक और याद आ गया, अगर आपने मैं हूं ना देखी हो, ठीक है, सो मैं हूं ना में तो लकी था ना, प्लेड बाय जायद खान, ठीक है, तो वो कैसे बोलता था ना हर चीज के लिए, आई डोंट फियर व्हेन लकी इज हियर, राइट। सो ही appeared to be very courageous, but in reality he was not. So in reality he was not courageous, so that is what we can use for plucky. So the plucky medical staff is working very hard during this pandemic, yes, and they did that. So the plucky medical staff, so medical staff is noun, we are saying how are the medical staff? So they were very courageous, they were very brave, और brave के लिए मैंने आपको एक और वर्ड वो क्या बताया था, वो था इंट्रेपिड, रिमेंबर, वीर ज़ारा, वीर ज़ारा से हमने किया था इंट्रेपिड। सो द पार्ट ऑफ स्पीच इज एन एडजेक्टिव। तो इस तरीके से भी आप इस वर्ड को याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है आपके पास कंपेंडियम। ना कंपेंडियम क्या होता है? जिस चीज को आप कंपाइल करके एक जगह पे दे दो उसको हम कंपेंडियम बोलते हैं। जैसे हम भी आपको यहां पर अड्डा 247 का एक मंथली मैगजीन देते हैं ना, जिसमें आपके पास करंट अफेयर्स होते हैं, सीयूईटी के लिए भी, लॉ के लिए भी, तो हम उसको एक कंपेंडियम बोल सकते हैं। तो कंपेंडियम क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन और अ कंपाइलेशन ऑफ डिटेल्स, उसको हम बोलते हैं कंपेंडियम। सो अ कंपाइलेशन ऑफ डिटेल्स, यू शुड रेफर टू द मंथली कंपेंडियम, ऑलराइट। सो हम जो आपको मंथली कंपेंडियम देते हैं वो आपको रेफर करना चाहिए फॉर योर करंट अफेयर्स नीड्स। एंड हर कंपेंडियम कवर्ड द टॉपिक वेल, उसका जो कंपेंडियम था उसने पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से कंपाइल करके दिया था, उसको हम बोलते हैं हर कंपेंडियम कवर्ड द टॉपिक वेल। So her something, again, you should refer to the monthly something, again. So therefore the part of speech is a noun. So इसलिए compendium is a reference to a thing. So therefore it's a document kind of a thing. So therefore it is called a noun. चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास कार्डिनल। अब ना कार्डिनल में हमारे पास ऑलरेडी कार्डियक चीज आ रही है विच इज रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अगर आपका ये दिल ही रुक गया तो आप भी रुक जाएंगे, ठीक है ना। सो समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, वाइटल, क्रूशियल, एसेंशियल, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल, उसे बोलते हैं कार्डिनल। समथिंग दैट इज वेरी कार्डिनल इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत क्रूशियल है। सो सोशल डिस्टेंसिंग इज कार्डिनल ड्यूरिंग द पैंडेमिक, यस। तो पैंडेमिक के समय पे उन्होंने बोला था कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, एंड दैट्स व्हाई सोशल डिस्टेंसिंग इज कंसिडर्ड टू बी रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। सो देयरफॉर पार्ट ऑफ स्पीच इज एन एडजेक्टिव, देयरफॉर पार्ट ऑफ स्पीच इज एन एडजेक्टिव बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग इज, तो सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? इज कार्डिनल ड्यूरिंग दिस, सो दैट्स व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेबियन। सो प्लेबियन की एटिमोलॉजी होती है लैटिन में, प्लेब्स को हम बोलते हैं कॉमन पीपल, ठीक है ना। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन पीपल, सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्लेबियंस, ठीक है। सो अ कॉमनर, अ कॉमन पर्सन रिलेटिंग टू कॉमन पीपल, अ बुर्जुआजी, राइट। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्लेबियन।
So there is no way the plebeian could afford the country club's membership. Yes, a common man, a country club की membership which is in lakhs cannot afford because उसके पास दूसरी ज़रूरतें already हैं. So there is no way the plebeian. So again the लगा है तो इसका मतलब ये एक noun होगा. ठीक है. The plebeian was horrified being fined a hefty amount. Again the plebeian. So it's a noun, but it can be used as a common adjective also. तो जैसे हम बोलते हैं ना common man, ऐसे ही हम plebeian man भी बोल सकते हैं common man के लिए. ठीक है. So that ways it will be an adjective. Next देखते हैं. The next word is mar. Now what is mar? So मारोगे तो disfigure हो जाएंगे. कई बार होता है ना कि बस करो, इतना मारोगे तो देखिए ना मेरा गाल जो है ना लाल हो जाएगा और सूज जाएगा, तो डिसफॉर्म हो जाएगा. सो व्हेन यू से कोई चीज डिसफॉर्म हो जाएगी तो उसको बोलते हैं मार. सो मारोगे तो डिसफॉर्म हो जाएगा. सो मार इज टू डिसफिगर, टू स्पॉइल, टू टार्निश, टू सली. ठीक है. किसी चीज को बिगाड़ देना, किसी चीज को गंदा कर देना, किसी चीज को उसकी इमेज को टार्निश कर देना, दैट्स कॉल्ड मार. So he marred the entire celebration by his surly attitude. कई बार होता है ना कि आपने कोई बहुत अच्छा सरप्राइज या एक पार्टी प्लान करी है एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन, या आपने मूवीज में भी देखा होगा, कम्स एंड स्पॉइल्स द एंटायर सेलिब्रेशन. व्हाई? बिकॉज उसको शायद कोई गुस्सा था या फिर उसको सक्सेसफुल नहीं होने देना था वो प्रोग्राम, तो दैट्स व्हाई. सो ही मार्ड. अगेन द मीनिंग स्टार्ट्स विद टू, देयरफॉर पार्ट ऑफ स्पीच इज अ वर्ब. ये मैंने आपको बात पहले भी बताई है, जब भी कभी किसी वर्ड का मीनिंग टू से स्टार्ट हो, टू डिसफिगर, टू स्पॉइल, टू टार्निश, तो वो हमेशा एक वर्ब होता है. क्या होता है? वो हमेशा एक वर्ब होता है. चलिए आगे चलते हैं अगले वर्ड की तरफ. अगला वर्ड है पॉजिट. पॉजिट इज व्हेन यू प्रपोज इट और यू पोजिशन इट. सो पॉजिट को आप करते हो टू प्रपोज, टू प्रोपाउंड, टू पोजिशन, टू प्लेस. ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं पॉजिट. पॉजिट मतलब किसी को जाके प्रपोज करना या फिर उसको प्रोपाउंड करना या उसको कुछ ऐसी पोजीशन में रख देना जहां उसकी जगह थी. सो he'll posit the plan to the president, मतलब he'll ठीक है propose the plan. ठीक है. अगर आप किसी को जाके अपना प्लान बताते हो या उसके सामने कोई प्रपोजल रखते हो तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं पॉजिट. So I posit Shakespeare among the best playwrights. So I position, मैं उसको वहां रखता हूं. I put Shakespeare on that position. ठीक है. In the position of best playwrights. मतलब इसका मतलब वो बहुत अच्छे प्ले को लिखते थे, तो उस जगह पे I would like to keep Shakespeare. So I posit Shakespeare among the best playwrights. So therefore again the meaning starts with to. Therefore part of speech is a verb. Therefore part of speech is a verb of posit. अगला वर्ड देखते हैं. अगला वर्ड है fatuous. Fatuous क्या होता है? Fatuous का मतलब होता है something that is factless, जिसके अंदर कोई सच्चाई नहीं होती. Something that is foolish, silly, ridiculous. इसको हम मोटी बुद्धि भी बोल सकते हैं हिंदी में. मोटी बुद्धि मतलब fatuous, something silly, जिसके पीछे कोई सच्चाई ना हो, कोई facts ना हो, that's called fatuous. So he made a fatuous comment. So comment here is a noun. We are saying how is the comment. So we are talking about the quality of comment, like the characteristic of the comment. Therefore part of speech is an adjective. Therefore part of speech of this particular word is adjective. तो जब कभी आप किसी को बोलो ना, अरे क्या बात कर रहा है, मोटी बुद्धि ही है तू, तो ना सिली बातें करियो, बेवकूफ़ों भरी बातें करियो, तो उसको आप बोल सकते हो फैक्टुअस. ठीक है ना. उसको आप बोल सकते हो फैक्टुअस. ऑलराइट. सो इसी के साथ आज के वर्ड्स हमारे हो चुके हैं खत्म. ये सारे बैचेस हैं बच्चों. अभी भी टाइम है आपके पास. 3 नवंबर लास्ट डेट है क्लैट के फॉर्म को भरने की. जाके फटाफट से भर दो इसको और जुड़ जाओ हमारे साथ फॉर हसल 2.0 बैच, या फिर आप ले सकते हैं लॉ का महापैक, जिसमें सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा. कोड लगाना है आपको वही जो कि है Y713. और वहीं CUET PG के लिए भी मैं आपको बता दूं, उसकी CUET PG में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और महाराष्ट्र CET में भी आपके पास 50 क्वेश्चंस आते हैं फॉर इंग्लिश. तो इसलिए इंग्लिश को करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए और बहुत अच्छे से करना उनको ज़रूरी है. तो इसलिए फटाफट से जाइए और ये दोनों बैचेस आप ले लीजिए, CUET के लिए भी और MHCT के लिए भी. हमारे पास टाइटन बैच और विक्ट्री बैच हैं, दोनों आप जाके ले सकते हैं. कोड लगाएंगे यही
Y713 और आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। यही है वो कोड जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट, जहां से आप जाके इसको ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस सेशन को देखने के एकदम बाद सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। और रात को 9 बजे जुड़ना ना भूलिए मेरे साथ इन सेशंस के लिए, जो कि हैं रैपिड फायर वोकैबुलरी विद योर आशु भैया। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।